अब यही लोग जूनियर अकाउंट का फॉर्म भरेंगे, यही पटवारी बनेंगे, यही कांस्टेबल बनेंगे, ये सब कुछ बनते जाएंगे। तो बाकी मजे करो। बाकी ये तो समझ लो कि सबको एक घेरे में डाल दिया और बाकी तमाशा देखो। अब मैसेज में लड़ाई हो गई भाई, बस ऐसे मेरा ईगो टच कर गया, उनका ईगो टच कर गया, ईगो टच का जो आजकल वो करते हैं, कभी मीटअप करे, फलाना करे, नाच रहे, मेरे को पसंद नहीं था सर। बस ये बना, और मैं उस समय सर को लड़ता था कि सर मैं नहीं करने दूंगा, ना तो करूंगा ना करने दूंगा। सर 4 घंटे और रील देखते रहते, गाने सुनो, क्या मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन नहीं होता सर। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट है, खुद को आदमी को अल्टीमेटली पढ़ना ही पड़ेगा सर, मेरा ही मानना होता है। उस समय हमारी फीस बहुत हाई होती, तो वो वहां पर क्या चाय वाय के गिलास में साफ कर रही थी, तो मेरे को एहसास हुआ, मैंने क्यों नहीं ले पाता कि सर मेरे पास 500 रुपए नहीं होते कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बच्चे आगे और ये चैनल लोगों तक पहुंचाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफल एरिया पर। साथ जुड़े हैं बहुत ही खास और स्पेशल शख्सियत जो एजुकेशन के मामले में एक अलग ही विचारधारा रखते हैं, एक क्रांतिकारी सोच रखते हैं। आज हम उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे कि वो एजुकेशन को किस तरफ से देखते हैं। एजुकेशन एक व्यापार है या फिर एजुकेशन एक जीवन जीने का तरीका है। इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे और हमारे साथ मेहमान हैं मुकेश पंचोली सर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। कैसे हो सर? बस बढ़िया सर। आप बहुत हैंडसम लग रहे हो आप। नहीं, आपका सर स्वागत है कि आप आए हमारे लिए, बाड़मेर साहब इतनी दूर आए और आप हमसे बात की और आप हमारी बात बच्चों तक पहुंचाना चाहते हो, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच सर। बस ये हमारा काम है, सफ़र है, स्टार्ट किया है, आप साथ जुड़े हैं हमारे सफ़र में। तो सर ये बताइए, मतलब आपके इस फील्ड में आने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखो सूरज जी, एक्चुअली क्या होता है कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और गांव से बिलोंग करने के साथ साथ मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए थे। और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर क्या हुआ था कि मेरी जो करियर की शुरुआत हुई थी वो ऐसी हुई थी कि जब मैं 8th क्लास में पढ़ा करता था तो मैथ्स के अंदर मेरे को मतलब प्रॉब्लम्स आती थी और यार मैथ्स जो टीचर पढ़ाता वो समझ नहीं आती था। तो सबसे पहले मैं खुद ही मैथ्स पढ़ता था, खुद ही सीखता था और अपने ही फ्रेंड्स को पढ़ाने का काम करता था। ये घटना है लगभग 2000 की, मतलब उस समय आज से 22-23 साल पहले घटना है। और उस समय मैं मैथ्स पढ़ाया करता था, 9, 8, 9, 10 क्लास को मैथ्स पढ़ाता था अपने फ्रेंड्स को, लोगों को, मतलब ऐसे कुछ नहीं। तो वहीं से अपनी शुरुआत हुई, वहीं से पढ़ा रहे। तो धीरे धीरे पढ़ाई का स्किल बढ़ता गया और पढ़ाने का रुतबा भी आगे चलता गया। बस ये शुरुआत थी जो मैथ्स सब्जेक्ट से हमने शुरुआत। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, फिर उसके बाद मैं 11th-12th मैंने यहाँ जयपुर में आके पढ़ाई की। सब्जेक्ट मेरा कॉमर्स था। उसके बाद 2006 से मैं कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया। पहले मैं कॉलेज में पढ़ाता था और 2014 के बाद मैं कंपटीशन एग्जाम्स में आया पहली बार की, जैसे आरपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कराने की शुरुआत मैंने 2014 से की थी और 2014 से लेकर 2023 तक लगातार तो जब शुरुआत 2014 की थी, कोई कोचिंग में पढ़ाते थे या मैं कोचिंग पढ़ाता था सर। मैं सबसे पहले जो मेरी कोचिंग शुरुआत हुई थी वो जोधपुर से हुई थी। सबसे पहले कोचिंग मेरी जोधपुर से थी और मैं कोई ज्यादा कोचिंगों में नहीं पढ़ाया आज तक। मैंने मात्र 3 कोचिंगों में ही पढ़ाया अब तक, मतलब इस पूरे 2014 से लेकर अगर कंपटीशन एग्जाम्स की बात करूँ तो 2023 तक, लगभग अगर इन 9 सालों के अंदर मैंने 3 ही कोचिंग्स में पढ़ाया और बाकी कहीं नहीं पढ़ाया और अदर कोचिंग नहीं गया। मतलब ऐसे जो और टीचर किसी नहीं करता कि भाई इधर भी पढ़ा लिया इधर पढ़ा लिया, वो कहीं नहीं पढ़ाता। मैं अपनी जो जगह होती है, यानी ये कहूँ कि 2 ही कोचिंग पढ़ाया, तीसरी कोचिंग में तो कोरोना की वजह से अपने आप हट गया। उसके बाद मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था, 3 साल में पढ़ाना बंद कर दिया था, ऑफलाइन में पढ़ाया नहीं। और फिर खुद अब वापस से अभी पिछले 2 महीने से अपना खुद का सेटअप है ऑफलाइन का, जो अभी जयपुर में ये शुरुआत है। और सर अभी जैसे कि सीईटी का मामला आया था और सीईटी का मैंने देखा है आप मतलब काफ़ी सीईटी के खिलाफ ही, और आप मानते हैं कि सीईटी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट है। तो सर इसका अगेंस्ट क्या होता है कि जैसे कि आज मतलब अपने राजस्थान के दुर्भाग्य समझ लो या कुछ भी समझ लो, जैसे कि हमारा, मैं जूनियर अकाउंट का बैच पढ़ाता हूँ। जूनियर अकाउंटेंट की पदों की संख्या लगभग 5000 है। राजस्थान में इतनी भारी पदों की संख्या और जिसके एग्जाम की डेट 17 सितंबर बता रखी है, जो कि आज से लगभग 1.5 महीने बाद है। 1.5 महीना नहीं, 40 दिन है। और अभी तक किसी बच्चों को ये नहीं पता कि वो उस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं। मतलब सबसे बड़ी बात है, एग्जाम देगा नहीं, बात की बात है, उसको अभी तक ये नहीं पता कि मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मतलब मैं उसके दायरे में आता हूँ या तो ये सरकार की बड़े, इसके लिए हमने खूब मुहिम चलाई। बहुत से लोगों से मिले लेकिन सब अपना अपना ज्ञान झाड़े जा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। बट अभी तक किसी को भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो कि सबसे बड़ी घटिया मतलब कहते हैं एजुकेशन ज्यादा, जो सबसे बेकार सिस्टम है। अब आप सोचो 5000 पदों की वैकेंसी है और लगभग 40 दिन बाद एग्जाम की बात की जा रही है। अभी तो बच्चों ये नहीं पता कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, और होगा तो मैं उसमें आऊंगा या नहीं आऊंगा। अब मान लो बच्चों को पता पड़ेगा 12 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेगा, तो ये तो गलत ही है। इसके लिए हमने खूब मुहिम चलाई, खूब लड़ने की कोशिश की, बट सरकार के सामने लड़ना तो एक बार कितना लड़े, सरकार जो करनी वो करेगी अपनी मर्जी से। तो हम भी हताश होकर क्या हो गया कि सरकार को छोड़ दिया कि तुम्हारी इच्छा जो कर देना, जो बता देना। भाई सरकार के खिलाफ अपन नहीं जा सकते, सरकार के खिलाफ कौन जाएगा, कोई जा नहीं सकता। तो ये सिस्टम था। सीटी को लाना मतलब
गलत है। आप जब पुलिस में देख लो, हाँ मतलब पहले फिजिकल होगा, फिर कितने बच्चों को एग्जाम कराएंगे, कई लोगों कई बच्चों के साथ नुकसान है। तो सीईटी जो है वो है अच्छी चीज, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाए। इम्प्लीमेंट नहीं किया मतलब सबसे बड़ा लगता है कि मतलब तरीके से हो ही नहीं पाया, सिस्टम सही नहीं था, गलत तरीका था, गलत व्याप था। मतलब सर बच्चों को नहीं पता, एकदम से एग्जाम हो गया, क्या क्राइटेरिया था क्या नहीं था, मतलब कोई अता पता नहीं। तो सीईटी को लेकर थोड़ा गलत था। तो मैं तो अगर माना आपके अपने चैनल के माध्यम से और कई बच्चों के चैनल के माध्यम से अगर अपनी बात सरकार तक पहुंचती है, तो मेरा कहना है कि इसको हटाकर या इसको 40% करके नए सिरे से तरीके से काम करो, क्योंकि जो वैकेंसी है इनको तो प्रॉपर तरीके से पूरा करो। अब इलेक्शन आने वाले, अब सरकार एग्जाम लेगी या नहीं लेगी कोई अता पता नहीं। अभी हमसे कोई बच्चा पूछता है कि सर एग्जाम होगा क्या, तो हमें खुद को नहीं पता। भाई जब हमें नहीं पता तो हम क्या जवाब दे, कोई जवाब नहीं। फिर अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया पर आप जानते हो वायरल वीडियो स्थगित हो गया, वो हो गया, ये गया, सारी अफवाहें चलती रहती अफवाहें चलती, कोई ऑथेंटिक कोई न्यूज है नहीं। ये सीटी का मामला था जो चल रहा है सरकार का। स्टूडेंट्स का क्या रवैया है इसको? सर स्टूडेंट हताश है, परेशान है स्टूडेंट। हम तो देखते ना आए थे, हमारा जूनियर का बैच चलता है, उस बैच पे आते हैं हम, बच्चों चेहरे देखते तो मेरे को खुद को लगता है दया सर करे क्या। अब जब भी वो कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते मैं चुप हो जाता हूँ, कि वो एक ही पर्सन पूछते सर एग्जाम होगा क्या, फिर होगा तो सर हम एलिजिबल है क्या, हमारे 190 नंबर है, ये 200 नंबर है। अब मैं कुछ नहीं कह सकता सर, मैं कहूँ भाई मेहनत करते रहो भाई। अगर मान लो कल को 200 से ऊपर कट ऑफ चली गई तो भी नहीं कह सकते, कम गई तो भी नहीं कह सकते, कम गई तो बच्चा कैसे आपने मना कर दिया था, ज्यादा गई तो सर आपने बोला था, तो कुछ नहीं कह सकते। बच्चा हताश है सर। जब सरकार करेगी तब करेगी। नहीं सर, सरकार करे ना करे सर डजंट मैटर। मैं अगर मैं एक बात कहूँ सर, इसका समाधान एटलीस्ट सरकार बच्चों को ये कह दे कि तुम एलिजिबल हो, बस इतना कह दे। बात एग्जाम चाहे 6 महीने बाद करा दे, कभी एक बार ये तो कह देंगे तुम एलिजिबल हो। भाई किसी भाई अगर मान सपोज करो अपन कोई ग्रेजुएशन करते हैं, अपन जब 12th करते हैं, बच्चा आरएस की तैयारी करता है तो क्या सोचता है कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद आरएस का एग्जाम दूंगा। उसको पता है कि ग्रेजुएशन पहले मैं आरएस नहीं दे सकता, यही होता है। तो उसका माइंड पहले सेट है कि मैं आरएस करना है तो मेरे को ग्रेजुएशन करनी है, ये सोचता है। अब यहाँ तो पता ही नहीं कि हम जूनियर अकाउंट बनना है, लेकिन हमें उसमें आएंगे या नहीं आएंगे, तो कहते ये तो बता दो ना कि तुम आ जाओगे। अब चाहे एग्जाम साल भर हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, चाहे साल हो 2 साल हो, लेकिन एटलीस्ट आप ये बता तो दो कि तुम कंफर्म हो जाए, कंफर्म तो कर दो कि यार तुम वो अपनी मेहनत तो करेगा ना। अब यहाँ तो पता ही नहीं है, जबकि एग्जाम 40 दिन के बाद एग्जाम की डेट अभी, और ये भी सरकार ये भी नहीं कहती कि मना भी नहीं कर रही होगा नहीं होगा। अब बताओ, ये तो बच्चों के साथ एक मानसिक प्रताड़ना हो रही, मानसिक तो परेशान किया जाए बच्चे को। बच्चा आता है चला जाता है, पढ़ने में कोई रुचि नहीं। अच्छा 12 सब्जेक्ट है जूनियर अकाउंटेंट में, कैसे पढ़ेंगे? अगर पेज भी पलटने की कोशिश करेगा तो एक महीने में पेज भी नहीं पलट जाएंगे तो कैसे पढ़ेगा? और इतनी बड़ी वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात है सर, आपको बताऊंगा, सीईटी किसने दिया होगा? 3rd ग्रेड वालों ने दिया, 1st ने दिया, 2nd ने, सबने दिया। मतलब एक्चुअल में कंपटीशन लाखों विद्यार्थियों में रह गया, मात्र 50, 60, 70 हजार में, बाकी सब बाहर है। अब यही लोग जूनियर अकाउंट का फॉर्म भरेंगे, यही पटवारी बनेंगे, यही कांस्टेबल बनेंगे, ये सब कुछ बनते जाएंगे, तो बाकी मजे करो। बाकी ये तो समझ लो कि सबको एक घेरे में डाल दिया और बाकी तमाशा देखो। अब उन्हीं को लड़ते रहो, तुम्हें जूनियर अकाउंट में दो, तुम्हें 1st ग्रेड में दो, तुम 2nd ग्रेड दो, तो सरकार को खुद भी नहीं पता कि हमने क्या किया। अब सरकार करती कैसे, मैं आपको बताता हूँ, सबसे हकीकत बताता हूँ आपको। जो मेरा 6th सेंस कहता है, सरकार क्या करती, डायरेक्ट कुछ नहीं बोलती। सरकार ने क्या किया, अध्यक्ष को उठा दिया या पद का इस्तीफा दिला दिया। कभी भी सर पद का इस्तीफा सरकार दिलाती है, अध्यक्ष कभी नहीं देता। अपन समझते कोई बुद्धिजीवी इंसान है, और कोई अध्यक्ष क्या कहता है, मैं अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, यही बोलता है। क्योंकि सर संवैधानिक संस्थाओं में ऐसा होता है, वहां प्रताड़ना होती है। डायरेक्ट तौर पर थोड़ी कहते हैं आपको उठा देंगे, बोला आप एक बार लिख दो ऐसा। अब पद से हट गया, पद खाली रहेगा, पद भरेंगे नहीं। लास्ट में सरकार क्या कहेंगे, अध्यक्ष ना होने की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दिया, बहाना मिल गया। जबकि असली काम क्या था, सीईटी पूरी नहीं हो पा रही थी, और बस इनको बहाना। अब वो ये तो नहीं कि सीईटी की वजह से बैठा रहे, उनको पता कि हम खुद तो कुछ कर नहीं पाए। अब उनको क्या लगेगा कि अध्यक्ष ही नहीं है, सिंपल तो कराएगा कौन? तो इसलिए हमको अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा, जो भी होगा तो वो करेगा। अब इस मामले को फिर आजकल आप देख रहे हो कोचिंगों में किसी पे ईडी का छापे लगा के कुछ, तो बात को घुमाए जा रहे हैं। बच्चे के दिमाग का चला है, उधर चला गया, इधर बच्चा भूल के। तो कहते हैं कि सर, जैसे कहते हैं कि हमारे गाँव में कहावत होती है कि एक घाव होता है ना, तो उस घाव से भरने के लिए दूसरा घाव कर दो, तो आदमी पहले वाले घाव को भूल जाएगा। तो ये सिस्टम है, बच्चा सीटी करता रहेगा, इधर अध्यक्ष आ जाएगा, तो बच्चे दिमाग रहा, अब वो सोचेगा अध्यक्ष आ जाए। फिर बच्चा सरकार भी क्या करती है, अध्यक्ष नहीं था, बस तो अब अध्यक्ष क्यों नहीं था, गया किसकी वजह से, सरकार की वजह से। और चाहे तो सरकार किसी एक दिन अपन को अध्यक्ष का कौन सा एग्जाम होता है भाई, किसी को उठा के किसी को बिठा सकते हैं, तो इसका कोई ये तो है नहीं कोई एग्जाम होता है या कोई वो होता है। तो बस सरकार की बात है। और आने वाले समय 2-3 दिन देख लेना, सरकार 2 ही बात कहेगी, अध्यक्ष नहीं था, एग्जाम पोस्टपोन कर देता है और एग्जाम होगा बाद में, आगामी तिथि को, ऐसे बोल देगी। यही होगा, और कोई ऑप्शन होता नहीं। हमने तो आज तक ये देखा है। अब कोई समाधान मिलता है तो कोई प्रॉपर समाधान कब मिलेगा, भगवान मालिक है। तो ये सर सीईटी का तो हम खुद लड़ रहे, खूब मैंने धरने भी किए, खूब बोले भी, लेकिन सर सरकार के खिलाफ जाना तो नहीं जा सकते सर, सरकार के खिलाफ कोई नहीं जाता, आज तक कोई नहीं गया। तो ये समाधान था इसके अलावा। सर अब मैंने देखा है, नोटिस भी किया, देखते ही हम कि आप एक मुहिम छेड़ रखी है कि एजुकेशन व्यापार नहीं होना चाहिए, एजुकेशन को एजुकेशन ही रहने दिया जाए।
तो सर मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है कि अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के ये भी सवाल है कि सर जब आप खुद ही ये बात बोल रहे हैं और आप भी सेल बिल्कुल कर रहे हैं सर। मैं इसमें बताऊँ कि सर सूरज जी देखो, मैं तो आप फिर डिफरेंस कैसे हो? मैं कॉमर्स का हूँ सर, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते एक बात कहना चाहता हूँ सर। एक्चुअली सर व्यापार और व्यावसायीकरण दोनों अलग शब्द होते हैं। व्यापार का मतलब तो क्या होता है? खरीदना और बेचना। अगर आप 1 रुपए की चीज बेचते हो तो भी व्यापार है, 2 की बेचते हो तो भी व्यापार है, लाख की बेचते हो व्यापार, वो तो व्यापार हो गया। और व्यावसायीकरण का मतलब होता है कि आप चीज 1 रुपए की है, उसके बदले में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, मैंने आपने उसको बिजनेस मॉडल बना दिया। हमारा सर बिजनेस जरूर है लेकिन बिजनेस मॉडल नहीं है। बेचते तो हम भी है सर, घरगस्ती हमारी भी है, पढ़ाते बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं, बट हम बोलते नहीं कि खरीदो, क्योंकि एटलीस्ट हमारी सारी क्लासेस फ्री रहती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि बच्चों को मंदिर में दान पेटी बनी रखी है, भगवान तो कभी नहीं कहते हैं दान डालो, फिर भी अपन डालते नहीं डालते, बस यही है। हमारी सारी क्लास फ्री होती है, बस दान पेटी है, तुम्हारी इच्छा तो खरीदो नहीं मत करो। हमने कभी किसी चैनल में बोला नहीं कि खरीदना हो तो नहीं करो, बस ये कि दान पेटी इसमें दान कर दिया करो, ये कह देते हैं अब कोई इच्छा तो करे नहीं मत करो, हम तो फ्री पढ़ाते हैं। जब कई बार बच्चे कहते भी है कि सर हम आप तो पूरा क्लास यूट्यूब पढ़ाते हो, फिर हमने कोर्स क्यों खरीदा? मैं कहा हमने तो बोला ही नहीं था, हमने किसी ने बोला आपकी इच्छा तो खरीदा और आपने नहीं खरीदा बच्चा। तो ये चीज होता है। और फिर सर मैं एक चीज और कहता हूँ, हम ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग ये होता है सर, शिक्षा कभी फ्री में लेनी नहीं चाहिए, कुछ के बदले कुछ होना चाहिए। पुराने समय में भी दक्षिणा देते थे। चाहे वो 100 रुपए हो या 1 रुपए 2 रुपए, तो एक दक्षिणा तो देनी चाहिए, तुम कहते हैं। लेकिन डायरेक्ट बोलकर बच्चा कहेगा आप बेच रहे हो, तो हम बोल नहीं सकते। बट ये कहूंगा सर फ्री में कोई चीज लेनी चाहिए। आज हमारा कोई रिश्तेदार होता है तो उसको मैं कहता हूँ कि तू 10 रुपए मेरे को दे दे, लेकिन फ्री में मत ले। तो फ्री की चीज फलती नहीं सब कभी कुछ, ये मानता हम कहते हैं फ्री की कभी चीज कोई, आज आप पुराने जमाने देख लो, फ्री में आज तक कभी कुछ नहीं कुछ नहीं होता, वो भी गुरु दक्षिणा देते थे, देना पड़ता है, वो चाहे कुछ भी दो, वहां गुरु तो नहीं मांगता था कि भाई ये दो, वो अपनी सजा दे देते थे। तो मुहिम सर हमारी सही है, और इस मुहिम को लेकर मेरा किसी से कोई आर्गुमेंट तो है नहीं, क्योंकि हम किसी को पर्टिकुलर क्यों बात करें। बच्चा कोर्स दुनिया देखो सर, एक कहावत है सर, अभी थोड़ी दिन पहले चला था, रेट में पेपर बिक गए। तो सर पेपर बिक गया, हम कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, और इकोनॉमिक्स में एक नियम होता है सर, जब आदमी की डिमांड होती है ना तो ही सप्लाई होती है। लोग मांगते हैं तो ही पेपर बिकते हैं, पेपर बच्चा मांगेगा नहीं। तो जैसे मैं अभी एक बच्चे का टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं, खरीदो ही मत ना, तो अपने आप कम हो जाएगा। अब तुम खरीदते हो तो भाव बढ़ते, बस अब तुम वहाँ कोचिंग में फीस देते हो तो वो फीस लेते हैं, तुम देना बंद कर दो, वो लेना बंद कर देंगे, खत्म आता है, अपने आप फीस कम हो जाएगी। अब तुमको सर वो नहीं, तो दुनिया में सर 70 कोचिंग है। पहले एक जमाना अलग था, आजकल हर कोई पढ़ा रहा है, और हर कोई अपने आप में अच्छा पढ़ाता है, कोई गलत नहीं पढ़ाता। अल्टीमेटली पढ़ना खुद को पड़ता है, 100 बातें पढ़ना खुद को ही पड़ता है, ये सब बच्चे जानते हैं, सब जानते हैं, पढ़ना खुद को ही पड़ता है। फिर क्यों पैसे देना, और फिर क्यों इसको व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना। फिर दूसरी मैं कहता हूँ कि जनरली सर हमारे एक मामले में इस मुहिम को लेकर क्या होता है कि अधिक फीस लेने वाले कोचिंग वो होते हैं जिनका कोर्स लगभग साल भर तक चलता है, साल 2 साल तक चलता है। और मैं कई बार कहता हूँ बच्चों को, होता क्या है सर, आज के जमाने की जनरेशन आप भी जानते हो, आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखा है कि पाकिस्तान का लोग यहाँ आ रहा है, यहाँ का लोग बाहर जा रहा है, देखिए कारण आप पता, कारण मैं बता दूं। आज मान लो हमारे पे कोई मिलना है, जो आपके सामने जस्ट अभी ऊपर कोई मिलना है, अब वो कहे, जैसे हम कहें, वो कहा कि सर आपका संगणक का कोर्स है, मतलब है, बोले कितने महीने में कराओगे? मैं 1 महीने में। तो अब मान लो वो आदमी तो खुश हो गया कि यार मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, जो भी है 1 महीने बाद पढ़ के घर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो वाइफ या जो भी आदमी होगा एक्सपायर्ड, वो क्या सोचेगा, अरे यार मैं तो घर से बाहर आई थी या घर से बाहर आया था, और 1 महीने बाद फ्री कर देगा, चलो वापस घर जाना पड़ेगा, तो घूमूंगा, मजे कब करूंगा, ये कब करूंगा। वो हमारे यहाँ होता नहीं, कोई यहाँ कोर्स और घर चल जाते हैं। अदर कोचिंग वाले क्या देते हैं, सर हमारा कोर्स 2 साल चलेगा, तो उस समय तो क्या बोलता है लड़का लड़की, सर 2 साल चलेगा, लेकिन अंदर खुश होते हैं, सर 2 साल अपन जयपुर रहेंगे, मजे करेंगे, घूमे फिरेंगे, पढ़ाई तेल लेंगे। ये सिस्टम है सर, यही सिस्टम चलता रहा। और फिर उन कोचिंगों के हाल बता दो सर, मैं होता क्या, आप मैं कोई भी एग्जांपल दे लूँ, वहां पर बच्चा जहाँ 6 महीने कोचिंग चलती है ना, वहाँ शुरू के 1 या 2 महीने बच्चा आता है, बाद में धीरे धीरे बच्चा आना क्या करता है, बंद करता है, लास्ट मोमेंट तक बच्चा बचता ही नहीं। हमने खूब देखा सर, मैंने प्रैक्टिकल पढ़ा है, जोधपुर पढ़ा है, वहां पर भी यही देखा मैंने, लास्ट मोमेंट तक बच्चा मतलब 25, 30, 50, 1 लाख रुपए देके घर वालों को बेवकूफ बना के फ्री हो जाता है। तो ये सही है सर, अब गलत ये तो इनजस्टिस हो गया। फिर अगर मान लो अपन ये कहे, मैं एक बच्चे कहते हैं कि मतलब सब लोग कहते हैं कि मुकेश जी आप इसको आप क्यों, तो हम केवल बोल सकते हैं भाई कोचिंग वाला क्यों दोस्त है, भाई दोस्त तो बच्चे का दोस्त है, आप उसको फीस देते हो, वो तुमसे लेता है, तो इसमें कोचिंग वाले तो कोई गलती नहीं है, कोई नहीं भाई, कोचिंग वाला को क्यों दोस्त, मैं दे नहीं सकता। जिस सपोज करो आज मान लो मैं बैठा हूँ, हो सकता है कि सब मेरे जैसे नहीं, हमारा हमको जैसा सर हमारे पास क्या होता है कि अभी आपके सामने जस्ट एक ऊपर स्टूडेंट आया था, मैंने आपके सामने, अब उनको मैं सही राय दी, मैं चाहता उनको बेवकूफ बना सकता था कि देखो आप ऑफलाइन आओ, उन्होंने ले लिया था, मैंने को ये कहा कि तुमने कोर्स लिया ही क्यों, जब तुमने कोर्स पूरा किया ही नहीं तो आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत क्या थी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन तब करो जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो। बोला सर हमने ले लिया, मतलब कोई बात नहीं दोबारा चेंज कर देता है, अब मात्र 51 रुपए का था। बोले सर बोल क्या कर दी कि सर नहीं रहना, मैंने हम आराम का पैसा नहीं चाहिए,
बिना मतलब पैसा नहीं चाहिए। तो एक्चुअली में मुहिम हमारी अलग टाइप की मुहिम तो चल रही है, चलते रहो और धीरे धीरे सफल होते जा रहे हैं हम। आज हमारे पास संख्या बच्चों की बढ़ती जा रही है, खूब नहीं, संख्या नहीं बढ़ती है सर। धीरे, और फीस जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, जनरल इकोनॉमिक्स का नियम तो कहता है कि संख्या बढ़ने पे फीस बढ़ती है, हम उल्टा उल्टा चलते हैं, हम नियमों के अपवाद चलते हैं। जैसे बच्चे बढ़ेंगे हमारी फीस क्या होगी, कम होगी। कम। फिर सब ये भी कहते हैं कि फीस कम करके क्वालिटी गिराते हो, तो हमारी क्वालिटी नहीं गिरती। अब नहीं गिरती नहीं तो सीधे सुबह 7 बजे क्लास शुरू होती है, पूरी क्लास यूट्यूब पे रहती है, देख लो आप क्वालिटी कितनी गिरी कितनी नहीं गिरी। तो ऐसा कुछ भी नहीं सर। सर हमने देखा आप कृष्णा भी पहले पढ़ाते थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके छोड़ने की वजह कुछ? सर एक्चुअली क्या होता है सूरज जी, ऐसा कोई वजह नहीं है। जैसे मान लो आप उत्कर्ष में हैं, सबने अलग अलग प्रकार की वीडियो बनाई, सबने अलग अलग प्रकार की धारणा बताई। बाकी अंतर क्या था, मैं जानता हूँ या निर्मल से जानते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले मैं और निर्मल सर चूरू भी थे, और समय समय पे मैं कभी कभार जब कोई बात होती है तो मैं सर को भी कोई बात कह देता हूँ और वो मेरे को कोई बात कह देता है। आज भी उनके घर में कोई काम होता है, जब बर्थडे है कुछ, हम उनको भी विश करते, वो हमें विश करते। मतलब मनमुटाव तो कुछ है ही नहीं जबरदस्ती का। दुनिया के 70 मुंह 70 अच्छा, तो बातें। मतलब ये सारी अफवाहें हैं। आपको ऐसा एक्चुअली क्या था कि सर मैं जयपुर का हूँ, मेरे को जयपुर रहना था, हम्म, ठीक है। और सर का मैं चाहिए था, और सर के समय मैं चलता था और वहां पढ़ाता। सर मेरे को जाने नहीं देना चाहते, और मैं सर मेरे को पैसों की किसी प्रकार की मोह माया है नहीं। अगर पैसों की मोह माया होती तो शायद उत्कर्ष वाले में कुछ सर भी खूब पैसा देते थे, खूब सैलरी थी, अच्छी खास सैलरी थी। तो पैसों की मोह माया, अरे बात सर भी जानते हैं कि मेरे को पैसों से कोई लेना लगा हुआ है, क्योंकि सर मैं उत्कर्ष में था तो मैंने यूट्यूब पे क्लास ली, आज तक मैंने पैसा नहीं लिया सर से, 1 रुपया किसी बाप से नहीं लिया। इसका भले ही नहीं कि मेरे को, क्योंकि पैसों की मोह माया थी नहीं। तो एक्चुअली वो बैठे बैठे थे, और बैठे बैठे मैसेज होता है। सर एक बात कहते थे कि मैसेज में भावना नहीं होती, और मैसेज में लड़ाई हो गई भाई। बस ऐसे मेरा ईगो टच कर गया, उनका ईगो टच कर गया, ईगो टच गया। मैं जयपुर आया हुआ था और जयपुर ही रह गया, बाकी ऐसा कोई प्लान नहीं था। अच्छा, मतलब बाकी सारे कुछ नहीं सर, ऐसा कोई फालतू बच जाओ आपको बातें अभी अभी मैं मैसेज दिखाऊंगा फिर अच्छा नहीं मतलब सर का कोई झगड़ा नहीं है निर्मल सर के कोई साथ? नहीं। अच्छा दूसरी बात, कोई बच्चा के वीडियो में तो सर बच्चे बेवकूफ है, मैं पहले सर को डांटता था। अगर सर कोई गलती करते थे ना, मैं डांटता था, आप सर नोटिस करना। अभी सब देखे, निर्मल से देखेंगे उसको हंसेंगे, वीडियो को देखेंगे हंसेंगे, वो भी मुकेश आप पूरी बात बताएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब सर भी कुछ समय, उस समय जब हम यूट्यूब बनाए थे ना, तो इस तरह की वीडियो बनाने की हरकतें सर भी कभी करते, मैं सर को मना करते, जैसे आप लोगों को पसंद नहीं सर, जो आजकल वो करते हैं, कभी मीटअप करे, फलाना करे, नाच रहे, मेरे को पसंद नहीं था सर। अब मैं बस, मेरे को नहीं पसंद, और मेरे को पसंद नहीं, मैं मना कर देता, अपन नहीं करेंगे सर। तो मैं उनको, आप इतिहास देखना, 2017 से लेकर 2019 लगभग 3 साल यूट्यूब पर उत्कर्ष में कोई ऐसा फालतू नाटक नहीं होता था। क्लासें होती थी, पढ़ती थी। अब आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया क्या हो रहा है, कभी मीटअप हो रहा है, कभी कोई नाच रहा है, कोई कैसे फेटा बांध रहा है, कोई क्या बांध रहा है, भगवान में क्या क्या बांध रहा है। मैं नहीं करने देता था, बस ये मना। और मैं उस समय सर को लड़ता था कि सर मैं नहीं करने दूंगा, ना तो करूंगा ना करने दूंगा, ये था। तो सर मेरी बात मानते थे। अब आजकल मैं हूं नहीं, अब आजकल उनके सलाहकार कोई और है, तो ठीक है, क्या बुराई करे, कोई बुराई नहीं है। और अभी मैं मैसेज दिखाऊंगा, आज भी सर अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले एक टीचर था, तो उस टीचर ने सर के खिलाफ कोई बात हुई, वायरल हुआ। मैं बोला सर ये टीचर गलत है, आप सही हो। सही है तो मैं सही बोलता हूँ, गलत गलत। अरे बात सर जानती कि मुकेश सर जो सही होता सही बोलता, गलत। और इसका जब मैं वहां था तो भी सर से लड़ता था, और अलग हुआ तो लड़ता हूँ। अब बच्चे इसको इश्यू बना लेते हैं कि भाई, जैसे क्या होता है सर कि एक बेटी घर से आती है, डांटती तो माँ भी है और डांटती सास भी है, बस फर्क क्या होता है, सासू जी ने डांटा बस। तो जब मैं वहां था तो भी लड़ते थे, और अलग हो गए तो भी लड़ते। कई बात है अलग वाला दिखता है कि यार ये अलग हो गया, तो अब इस वक्त क्या, और मैं जस्टिफाई दो सर कहने वाले, जस्टिफाई उनको दिया जाता है जो समझदार हो, बाकी लोग क्या समझदार, कोई बड़ा भाई आज है गलत तो मैं बोलूंगा, और बोलने का अधिकार मेरे को। भाई जिस चीज को मैं बनाया हूँ उस चीज में अगर कोई चीज हो रही तो मैं बोलूंगा सर, दुखता है कोई। आज अलग हो गया, लेकिन फिर भी जैसे कोई परिवार होता है सर, परिवार बनता है और परिवार से अपन अलग हो जाते हैं, लेकिन परिवार में कोई दिक्कत होती है तो भी अपन बोलते हैं, ना चाहकर भी बोलते हैं कि सर ये गलत हो रहा है, चाहे वो अपनी बात सुने या ना सुने, बट बोलते हैं। बस ये सीटर जिस परिवार को हमने बनाया, जहां हम रहे, और उसमें कोई गलत होगा तो हम तो बोलेंगे सर, दिल बोलता है सर। अब उस बात को माने तो ठीक है, नहीं मानते कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हमने कोई लड़ाई नहीं, सब आर्गुमेंट है फालतू। जिस दिन अभी कच्चे छुट्टे को अच्छा लगेगा क्या। फिर बच्चे कई बार ये भी कहते हैं 2019 की कहानी बताओ, तो क्या कहानी है, कोई कहानी नहीं है, कुछ बातें बताने की नहीं होती, कुछ बातें अच्छी होती, बस ठीक है। सीधी बात है, मैं जयपुर रहना था, मैं धापा हुआ इंसान था, कमाई का कोई शौक नहीं था, पढ़ाने का शौक था। जब मेरे को लगा कि वहां पर एक तरह से बंदों मजदूरी हालत हो रही है, तो लगा कि नहीं, अपने भाई कोई अपने को गुलाम बनाए तो अपन गुलाम नहीं सर, मैं गुलाम नहीं हो सकती, अपन मस्त रहने वाले थे, गुलाम नहीं है। और मेरे को कोई गुलाम कह के बुलाए तो वो बर्दाश्त नहीं होता। जैसा आपने नोटिस किया होगा, सम्मान करोगे तो सम्मान देंगे, और बेइज्जती करोगे तो बेइज्जती करेंगे, सीधी बात है। जैसा देश, मतलब जैसा देश वैसा देश, शराफत की दुनिया खत्म अपने आप। तो शराफत की दुनिया जैसी, जो सामने वाला गाली बोलेगा तो मैं भी गाली दूंगा, सामने वाला प्यार से बात करेगा मैं भी प्यार से बात करूंगा, जैसा सामने वाला व्यवहार करेगा मैं वैसा व्यवहार करूंगा। जैसे सर्दी होती है तो सर्दी से व्यवहार करते हैं, गर्मी तो गर्मी, तो ये है। बाकी ऐसी कोई कहानी नहीं, ऐसा सब मिथ्या होती है, और सब जानते हैं, सर भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और जब दोनों जानते हैं तीसरे को जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं, तो फालतू का मतलब ही नहीं, ये कहानी है। एजुकेशन का मतलब गवर्नमेंट जॉब ही हो गया है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे हैं
तो आपके एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। सर ऐसा सोसाइटी इसको ऐसे क्यों ऐसा तो सर ऐसा तो कुछ नहीं है सर। एक्चुअली क्या होता है कि एक परंपरा बन गई सर। परंपरा गाँव में रहते जैसे आज हम भी है सर, आप देखते हो खूब पैसा है जो भी है, बट फिर भी जब गाँव जाते ना तो दादी जी कही लेती है बेटा गवर्नमेंट नौकरी है क्या? मतलब दादी नहीं है। अच्छा बेटा कब लगेगी? जबकि उनको पता है कि कोई करती नहीं, मतलब ही नहीं है। हाँ। तो सर एक सोच है वो चली आ रही है। अच्छा जब गांव में कोई चपड़ासी आ गया, अब उसको पता चपड़ासी की बेचारी सैलरी कितनी होती है और कैसे जीवन यापन का तो पता है। तो वो एक सोशल हो गया, ठीक है गवर्नमेंट नौकरी, बाकी सर गवर्नमेंट नौकरी हो ये जरूरी नहीं सर। गवर्नमेंट नौकरी अच्छी बात है, स्थायी होती है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन वही नौकरी हो उसके पीछे भगे तो ये तो सही नहीं है ना। आज के दिन और भी बहुत सारे। और सर मैं देखता हूँ गवर्नमेंट नौकरी में और प्राइवेट नौकरी में क्या फर्क होता है। गवर्नमेंट नौकरी क्या करती है, स्टार्टिंग में आपको लेजी करती है, बाद में मतलब स्टार्टिंग में आपको मतलब एक लेजी बना देता है। उस पर आपकी एफिशिएंसी पावर क्या होती है, सीमित हो जाती है। आपको पता है कि मैं काम करूं या ना करूं, फिक्स सैलरी आएगी, तो वो आदमी कभी एफिशिएंसी। आप देखना गवर्नमेंट आदमी जितने होते हैं सारा संडे दिन पड़े रहते हैं, क्यों? उनको वो नहीं होता। जबकि प्राइवेट जॉब वाले क्या होता है कि उनके तो पावर रहती है, क्या मैं ज्यादा मेहनत करूंगा मेरी और सैलरी होगी और ठीक है, तो वो रहता है। और मैं अगर मान लो अब मैं सीए हूँ, मान लो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट नौकरी अच्छी होती है, मतलब कैसे होती है बताओ। मान लो एक आदमी है, एक प्राइवेट नौकरी करता है, 40,000 सैलरी है। होता क्या, 40,000 सैलरी से अगर 10,000 सैलरी में पीएफ में डाल दिया, एलआईसी में डाल दिया, मेडिकल डाल दिया, सबको डाल दिया, और 15 साल तक डाल दिया, और 15 साल बाद कोई घटना घटित हो तो उसको इतना पैसा मिल जाएगा जितना गवर्नमेंट को मिलता है। फर्क कितना होता है, गवर्नमेंट आदमी को क्या होता है, वो सैलरी काटता नहीं है, लेकिन सरकार खुद काट लेती है, वहाँ मजबूरी है, यहाँ खुद को देना पड़ता है। तो फर्क तो एक ही है ना। आदमी चाहे तो ये सोचे कि मेरी मान लो सब, आप मानो कि आप कहीं जॉब करो प्राइवेट और आपकी सैलरी 40,000 है, तो आप ये सोचो कि आपकी सैलरी 30 ही है, 10,000 आप ठिकाने लगा दो, एलआईसी का करो, तो 15 साल वो आपको वो इतना पैसा मिल जाएगा जितना वो आपको कहते ना यार गवर्नमेंट आज रिटायर हुआ तो 50 लाख मिले, तो वो मिले क्या, खुद के तो मिले थे, खुद के, हाँ, वो गवर्नमेंट काट रहे थे, गवर्नमेंट काट रही थी, बस तुमको पता नहीं था, वो कट रहा था। और यहाँ पर वो पता रहता तो दुखता है यार पैसा कट रहा है, वो दिख रहा है, दिख रहा है इसलिए बताओ, बाकी है क्या, कोई फर्क नहीं है। एक रत्ती फर्क नहीं सर, रत्ती फर्क नहीं। उल्टा प्राइवेट आदमी ज्यादा कमा सकता है, अगर मैं कहूँ तो प्राइवेट आदमी ज्यादा कमा, बहुत ज्यादा। हमारे तो सर है ना, हमारे एक टाइपिस्ट है, आया था 5,000 की सैलरी पे, आज उसकी सैलरी कम से 45,000 है, 1-2 साल में। काम बढ़ता जा रहा है, वो काम करता जा रहा है, तो काम ज्यादा होता है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेहनत करने वाले इंसान के लिए प्राइवेट जॉब अच्छी है, और जो कामचोर इंसान है उसके लिए गवर्नमेंट नौकरी है। अब सब कहेंगे सर ऐसा क्यों बोलो, जो है भाई जो है जो ये होता है जिसमें सत्य बात है, मेहनती इंसान को प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब कोई अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि मेहनती इंसान हमेशा एक कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं करेगा। अब मैं हूँ, अगर मेरी लग भी जाए बाय चांस तो मैं बैठ नहीं सकता, मेरा मन ही नहीं करेगा, क्योंकि अपने मेरा पैर टिकता, कहते हैं पैरों में, कहते हैं कई बार कहते हैं पैरों को घुंघरू लगे भगता है, तो भाई तो हम भगते रहते हैं, रुक नहीं सकते। आपने कहा कई बार मेरे घर वाले कहते हैं क्या तू पहले जयपुर था, जोधपुर गया, वहां गया, यहाँ गया, वापस उधर जा रहा है, तो एक्चुअली क्या क्रिएटिव दिमाग में कुछ ना कुछ नया करते रहे। तो ये तो फालतू बात है, गवर्नमेंट जो भी प्राइवेट सब एक स्टेटस है गाँव में कि यार बंदे की गवर्नमेंट नौकरी है, भाई शादी कर ले इसकी, बहुत सारे गाँव, एक गाँव का स्टेट है। शहरी चीजों में ऐसा कुछ भी नहीं सर, गाँव ये आज भी गाँव की परंपरा, गाँव के लोग मानते हैं और कई तरह के समाज के लोग मानते हैं, बाकी तो कोई नहीं मानता। कहते क्या है कि जैसे कि बच्चा जाता है पढ़ता है, तो वो बच्चे के ऊपर फैमिली का प्रेशर है, पड़ोसियों का प्रेशर है कि भाई तुम्हारा बेटा गया था ना, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो प्रेशर आप देखते हो आजकल किस तरह का हो रहा है, किस तरह के सुसाइड हो रहे हैं, सुसाइड वो 8 लड़के आप जयपुर में कुछ टाइम पहले के करना, तो ये सर कई जगह सर, कई जगह। तो ये एक्चुअल बच्चों को मानसिक तौर पे ये कहा जाता है कि भाई तुमको बढ़ना ही है, ऐसा करना गलत है, बन जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, घर में होता है, कहते नहीं, हम ये कहते कि कोई बात नहीं, अच्छा होता है, जो भी कुछ अच्छा होता है। तो एक्चुअल में ये अर्थात इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, अपने कई तरह के सोशल मीडिया के लोग हैं, क्योंकि वो इसको बच्चों को कहते हैं भाई गवर्नमेंट नौकरी होनी चाहिए, ऐसा क्यों बोलना, बच्चों को पढ़ाई होनी चाहिए, बस नौकरी लगना नहीं लगना बात की बात है, आप पढ़ लो, आप बस अपने आप को, हमने मेहनत की थी, हमारा नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमारी किस्मत थी, जो भी था नहीं हुआ वो मैटर अलग है, बट आप मेहनत की थी। कहने वाला कि आपका दिल ये कहना चाहिए कि भाई ये नहीं हो कि यार मेहनत नहीं की, तो ये सोशल गलत बात है। तो मैंने कहना मेरा कहना मतलब कि इस तरह की जो होते हैं ना, ये पड़ोसी टाइप के लोग या फैमिली के जो होते हैं मेंबर्स, वो ज्यादा परेशान करते हैं, बच्चा गया था, क्या हुआ, कैसा हुआ, तो उसके वो प्रेशर रहता है, वो मेंटली प्रेशर। फिर कई बार फैमिली वाले, जब मैं हूँ, अब मान लो अपने बेटे को दूँ, या बेटा तू पढ़ता नहीं, मैं कितना पढ़ता था, तो मेरा बोलना गलत है। भाई हमारा टाइम पे इनके टाइम में फर्क हो गया, बहुत सारे, उस समय अलग चीज थी, आजकल सुविधाएं ज्यादा है तो बच्चा थोड़ा लेजी भी हो जाता है, कोई हमारे टाइम सुविधा नहीं थी तो मेहनती ज्यादा थे, तो अलग अलग प्रकार की चीज होती है, तो ये तो मतलब गलत है, सिस्टम गलत है। जैसे कि स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, ठीक है, और आप भी उनको मतलब प्रोवाइड करवाते हैं, कोचिंग है वगैरह और भी चीजें हैं, उनका टीचिंग मटेरियल है सारा, तो अभी आपका आगे क्या प्लान है? मतलब शुरू से मेरी एक आदत थी, मैंने एजुकेशन को कभी बिजनेस नहीं किया, और मैंने कभी एजुकेशन को अपनी जॉब नहीं माना। मैं जहां पर भी था, जहां पर भी पढ़ाने का काम किया, मैं एज ए बच्चों के लिए काम किया, संस्था के लिए ना मैं कभी काम करता। मेरे को स्टूडेंट नजर आते हैं, संस्था विशेष में वो कोई लेना देना नहीं होता, ये बच्चा सब जानते हैं।
इसलिए मैं कोई ना तो किसी लड़ाई झगड़ा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, मेरा मकसद ये होता है कि जैसे मान लो आज बच्चा है, आज मेरे पास बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी, मैं फीस कम कर दूंगा भाई। एक बात हो, आदमी पैसा क्यों कमाता है? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। पूरा हमारी जरूरत इतनी है नहीं, तो हमें इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है नहीं। जरूरत है जितनी जरूरत है, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, वो हमारे पास सारी सुविधा है। अब ये तो नहीं कि शाम को जाकर सोने के बिस्कुट खाएंगे, खाना तो वही रोटी है। तो अब रोटी हमको 100 रुपए की फीस में मिल जाती है, तो अगर 10,000 रुपये लेकर मैं करूँगा क्या? और बाकी लोग करते हैं, वो क्या करते हैं वो बता दे हमें। बाकी करते क्या, बंगला लेगा, कोठी बना लेगा, गाड़ी लेगा, घूमेगा, ऐसे करेगा, ये करेगा, उसके बाद। तो इससे अच्छा है कि सर वो फीस को ही कम कर देना, जिससे बच्चा आगे बढ़े। जैसे कि एक बार क्या होता सर, मेरे को हमारे समाज के लोग ने कहा कि मुकेश जी कि आप फीस बढ़ा दो और बच्चों लेकर दान कर दो। तो मैं बोला कि यार जैसे कि मेरा धर्म है, अब मान लो राम मंदिर है, अब राम मंदिर के लिए कोई मेरे से पूछे मुझे आप राम मंदिर के लिए क्या दिया आपने, तो मैं कह रहा हूँ कि यार भाई एक बात है, मैं बच्चों को लूट के राम मंदिर को दान दूं, इससे अच्छा है कि मैं अपना धर्म निभा दूं ना, मैं बच्चों की फीस ही कम कर दूं ना। वहां देने के लिए तो हजारों लाखों मुकेश अंबानी नहीं, मुझे बहुत सारे लोग दे देंगे, साले देने वाले, अपने क्या मतलब है। और वहां पे इतना पैसा आएगा कि उनसे वो मंदिर है उसका 10 गुना ऑलरेडी पड़ा उनका। तो इससे अच्छा है कि मैं वहां दान देकर, किस बात की देखो, और सर मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैं पीएचडी होल्डर हूँ, और मेरी पीएचडी सीएसआर पे। जितने भी दान देने वाले लोग हैं वो मेरे को पता है दान क्यों देते हैं भाई, सबको सीएसआर की छूट लेनी होती है भाई, टैक्स बचाना होता है, इसलिए दान देते हैं। बाकी कोई दान देने वाला बता तो रही है कि भाई तुम्हें दान दिया, दान वो बता देने, देने वाला बता देने। वो क्या है, दो काम, एक पन दो काज करता है, दान का दान दे देता है, टैक्स में छूट ले लेता है, और दुनिया को लगता है कि हमने दान दिया। और भाई इतना ध्यान देने का शौक है तो फीस कम कर दो ना, बस खत्म बात। दान देने के लिए सब बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि उनका सीएसआर बनाए बिजनेसमैन के लिए, कोचिंग के लिए बनाए नहीं। जबरदस्ती तुम क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो जबरदस्ती। तो टीचर लोग अगर मानो कोचिंग वाले चाहे तो 1 लाख फीस लेते हैं, 10,000 फीस लेते हैं, 100 रुपये लग रहा हूँ, तो दान देने वही बच्चा दान है भाई, हम कम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अच्छी क्वालिटी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा मानना होता है कि एक्चुअल में हमारे जो मकसद है, हम चाहते हैं कि एजुकेशन जो है ना वो कम से कम कीमत में और अच्छी एजुकेशन। आज हम लोग कम फीस में, पहले हमारी फीस से ज़्यादा थी, 1500 भी थी, 1200 भी थी, 2,000 भी थी, लेकिन हमारे पास जो थी वो ज़्यादा हो गया। अब हमको पैसे की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, फीस अपनी ऑटोमेटिकली कम हो रही है। जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी फीस हम कम कर देंगे, क्या दिक्कत है। वैसे ही बात, अगर मान लो मेरे को सुबह लेकर शाम तक 100 रुपये की जरूरत है, मान लो अब पहले मेरे पास एक बच्चा था तो मैं एक बच्चे 100 रुपये लेता था, 2 है तो कितना लूंगा 50-50, 3 होगा तो 33-33, 4 है तो 25-25, 5 है तो 20 पे, तो संख्या बढ़ती जाएगी। तो हो सकता है 100 के 1 रुपये ले लूंगा, क्योंकि जरूरत मेरी 100 की है ना, मेरे को 100 रुपये चाहिए, कहीं कैसे आ जाए। तो ये इस तरह का सिस्टम, मेरा सिस्टम ये अलग है, मेरा सिस्टम से दुनिया से अलग है। नहीं सर, बेस्ट है आप कर रहे हो। और सर जैसे कभी तैयारी करते हैं जो स्टूडेंट्स, तो आपके सबसे बेस्ट वे कौन सा है तैयारी करने का? सर सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। बच्चा क्या करता है, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जैसे मेरा बच्चा कहता है कि आज सर हमने 50 पेज पढ़ लिए, मैं बोला याद कितने, पूरे एक भी नहीं, तो क्यों पढ़े, पढ़ना ही नहीं। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और जो पढ़ो। मैं जब हम पढ़ते थे सर, हमारा तरीका अलग होता था। मैं क्या करता था सर, हम जो पढ़ते थे ना, जैसे वो 1 घंटे मैंने पढ़ा, 1 घंटा पढ़ने के बाद हम क्या होता कि कॉलोनी का राउंड लगा लेते थे, और उस 1 घंटे जितना पढ़ा उसको रिपीट करते थे, मैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह सारे आपस में, ओके, और उसको रिवाइज करके फिर आके उसको लिख लेते थे। अगर आपने एक बार पढ़ी हुई चीज को पढ़ लिया, लिख दिया ना, तो आप जीवन के किसी भी कालखंड चीज को नहीं भूल सकते। लेकिन बच्चा कहता है पढ़ता जाता है, 4 घंटे हो गए, बाद में पता लगा एक अक्षर भी उसको समझ नहीं आया, केवल उसने रीडिंग की है। वो ये बोलता पढ़ाई की नहीं, गलत बोला, रीडिंग की है। रीडिंग करना और याद करना दोनों अंतर था। कम पढ़ो, एक पेज पढ़ो, लेकिन उसको याद करते हो। यहाँ क्या आगे बढ़ते जाते हैं, सबको एक ही धुन रहता था, कोर्स करा दो इकट्ठा। तो अपन कह ग्रोथ होती है, ग्रोथ है, तो ग्रोथ करते, डेवलपमेंट तो ही नहीं पाता इनका। तो आदमी को कम पढ़ना चाहिए और उसको याद करके पढ़ा जाए। और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो पढ़ लिया उसको या तो आप लिख दो, या कैमरे के सामने, या मोबाइल, या आईने के सामने उसको बोल लो। अगर आपने पढ़ी हुई चीज बोल ली ना, तो जीवन में आप कभी नहीं बोल सकते, गारंटी है। इंटरनल मेमोरी में याद रह जाएगा हमेशा लाइफ है। और फिर रात को सोते समय उसको दोहराओ कि आपने सुबह से लेकर रात तक आपने क्या क्या पढ़ा था, और फिर उसको सुबह उठते समय बताओ। आप कभी जिंदगी में नहीं बोल सकते। कभी आज मानो मैं हूं, मैं कम से कम 18-19 सब्जेक्ट पढ़ा चुका अब तक। इतने सारे सब्जेक्ट कैसे आते हैं? क्योंकि मैं दिन भर की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको रात को मनन करके सोता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, और क्या कमी थी, क्या दूर थी, और सुबह उठ के उसको दूर करता हूँ। और अगले दिन सुबह जब उठता हूँ ना, तो पूरे दिन का टाइम टेबल बनाता हूँ कि आज मेरे को पूरे दिन में क्या करना है। रात को सोते समय सोचता हूँ कि जो मैंने सोचा था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो क्या क्या रीजन था, क्या कारण था जिसकी वजह से मेरे काम पूरा नहीं कर पाया। उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करता हूँ। ये बच्चा करे तो हो जाएगा। लेकिन बच्चों का ना तो सोने का पता, ना उठने का पता। उठता तो ये नहीं पता कि पूरे दिन में क्या करेगा, उठेगा, घूमेगा, बाद में पता रहेगा, समझ तो गया। आज तो घंटों का क्रेज हो गया, बस मुझे बस इतना। वो लगता है कि बच्चा, अच्छा कोई ये कह दे ना कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, इसका मतलब वो घंटे देख रहा था, वो पढ़ नहीं रहा था, उसको क्या पता 10 घंटे पढ़ रहा था।
आज हम पढ़ाते रहते क्लास में, पता ही नहीं पड़ता कितने घंटे पढ़ाती है, चलती रहती क्लास, चलती रहती है, देखते नहीं, सोचते नहीं है। क्योंकि अगर समय देखते हैं, समय वो देखता है जिसको समय से मतलब है। हमें समय से मतलब नहीं, हमको क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब है। 1 घंटा हो चाहे, कई बार क्या होता है कि मैं कभी कभी मैं क्लास 10 मिनट पढ़ाता हूँ, मैं कहता 10 मिनट में वो इतना पढ़ा दिया कि आज का कोटा पूरा, मैं अपना होना तो इतना हो गया, आज इतना ही पढ़ना था, नहीं पढ़ना था। तो कई बार सर 10 मिनट ही काफी है ना, बस पढ़ाना देता पढ़ा दिया, जितना क्वालिटी आ गई। बस जितना पढ़ाना उतना पढ़ा लिया, आज का दिन पूरा कंप्लीट, ये होता है मेरा सर। एक और सर रहता है कि बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत है, तो आप मोटिवेशन को कैसे देखते हैं? सर मैं वैसे तो आप मोटिवेशन के खिलाफ हैं। नहीं मोटिवेशन खिलाफ नहीं सर। मोटिवेशन क्या होता है, एक कहावत होती है, कहते हैं कि यार आदमी को क्या मेहनत ही करनी है। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन से कितना काम होता है। अगर मोटिवेशन से काम होने लग जाए तो सर आदमी क्या होता है कि दिन भर मोटिवेशन ही देता रहे। काम करने से काम होता है सर। अब मान लो सपोज करो मैं आज मान लो यहाँ हूँ और आप यहाँ खड्डा खोदने के लोग कहूँ यार सूरज खोदता रहे, ये करता रहे, वो करता रहे, ये वो आपका एक्साइट होगा तो थोड़ा सा खोलोगे, बाद में थक जाओगे, तो मोटिवेशन किस काम है। मोटिवेशन सर पेट्रोल के धक्के के समान होता है, थोड़ा धक्का दे लो फिर रुक जाएगी गाड़ी। तो आदमी को अल्टीमेटली गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ेगा, अंदर इंटरनल चीजें डालनी पड़ेगी। कहने का मतलब उसको पढ़ना ही पड़ेगा, वही मोटिवेशन। आदमी जब पढ़ता जाता है अच्छा आदमी को मोटिवेशन की जरूरत क्या होती है, बच्चा ये तो कहता है मन नहीं लगता, पढ़ नहीं पाते, ये नहीं कर पाते, तो पढ़ ले, माइंड इधर उधर घूमता माइंड रहता है। घुमाए मत ना, उस समय मोबाइल को बंद रख, पढ़ ले, अपने आप मोटिवेट हो जाएगा। क्या मोटिवेशन, हम तो आज इतने बड़े हो गए, हमें तो कभी आज तक किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। कोई मोटिवेशन की पढ़ाई करते जब भी हताश हुए पढ़ लेते रहे, मेहनत करते रहे, और चीज सुधारते रहे, अपने आप मोटिवेट होते हैं। अब उसके लिए मोटिवेशन सुनेंगे तो क्या होगा। मोटिवेशन सर कुछ पल का एक होता है ना, कुछ पल का निखार होता है, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद वापस फिर दोबारा मोटिवेशन। तो इससे अच्छा कि कहते हैं हमारी इकोनॉमी में कहावत होती है सर, जब कोई चीज खत्म हो जाती है ना तो अपन विदेशों से आयात कर लेते हैं। 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, अल्टीमेटली बनानी तो खुद को ही पड़ेगी। खुद को ही बनना है। आज घर में चाय बनाते हैं, चीनी खत्म हो गई, पड़ोस से 1 दिन ले लोगे, 2 दिन लोगे, कब तक लोगे, आखिर तो खुद की खरीदनी पड़ेगी। ओके बताए, वही मोटिवेशन। आप 1 दिन सो लोगे, 2 दिन सो लोगे, अल्टीमेटली पढ़ना तो खुद को ही है ना। तो फिर काय का सुनना, उससे क्या मतलब, क्या जरा पढ़ना जब करना है। आज मान सपोज करो आप मोटिवेट होकर 1 दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए, कब तक मोटिवेशन सुनोगे। 1 दिन खुद को मोटिवेट कर, खुद को पढ़ना ही पड़ेगा। ये जब तक अंदर से नहीं तब तक अंदर से मतलब सेल्फ मोटिवेशन होना सबसे बड़ी जरूरी है। बाकी इंटर एक्सटर्नल से कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुछ पल के लिए होता है, बाद में होता ही नहीं। कई के तो होते हैं स्टूडेंट्स 2-2 घंटे पढ़ लिया, फिर उसके बाद 4 घंटे तक मोटिवेशन देखेंगे, फिर 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर नहीं, अच्छा 4 घंटे। इससे 4 घंटे खुद पढ़ ही लेता, अपना मोटिवेट हो जाता। सर 4 घंटे को रील देखते रहते, गाने सुन, क्या मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन नहीं होता। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट है, खुद को आदमी को अल्टीमेटली पढ़ना ही पड़ेगा, मेरा ही मानना होता है। बाकी सबके अलग अलग थॉट होती है। कई लोग मोटिवेशन चलते हो, कई लोग धक्के से गाड़ी चलाना पसंद है, कई को पड़ोसी से चीनी मांगने का शौक है, कई को पड़ोसी से चीजें खरीदने का शौक है। हमारा शौक अलग है, हमको खुद को ही करना पड़ेगा। खुद को कहते हैं कि खुद के मरे स्वर्ग मिलेगा, तो खुद को ही मरना पड़ेगा तभी स्वर्ग मिलेगा। अब पड़ोसी को कह के यार तू जाके देख के मेरे को मोटिवेट कर कि स्वर्ग में अच्छी चीज है क्या, तो तुम आऊंगा नहीं, तो वो मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है। तो सर वो जो आपने हालातों का सॉन्ग बनाया तो वो कैसे आया माइंड में? सर एक्चुअली क्या हुआ था कि वो एक जो सॉन्ग हमने बनाया था ना, वो एक बच्चे पर आधारित था और वो एक रियल घटना पर था। अच्छा, रियल था, वो बच्चा स्टूडेंट के ऊपर था। हमारे पास सर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, क्या था वैसे, थोड़ा सुनाएं। बहुत से एग्जाम्पल्स थे। मैं आपको बताऊँ सर, हुआ क्या था कि मैं बाकायदा सारी बात बताऊँ। मैं एक एडवोकेट हूँ, इसलिए मैं हर बात लीगल तरीके से बात करता हूँ और बिल्कुल सबूत के साथ बात करता हूँ। सर 5 सितंबर 2022 का समय था, जब हुआ क्या था कि 5 सितंबर 2022 के दिन आपका टीचर्स डे था। अब मैं उदयपुर गया था कोई काम से, और उदयपुर जब गया तो मैं उस समय हमारी फीस बहुत हाई होती, 350-500 रुपए से फीस होती थी हमारी रीट की। तो मैं क्या हुआ कि उदयपुर सुबह जल्दी पहुंच गया था, और जब उदयपुर जल्दी पहुंचा तो वहां पर क्या हुआ था कि कुछ एक स्टूडेंट थी, तो वो वहां पर क्या चाय वाय के ग्लास वाला साफ कर रही थी, तो वो मेरे को पहचान लेती कि सर आप यहाँ पर, मतलब हाँ। तो मैं जब देखता हूँ तो मैं बाहर देखता हूँ कि मैम आप मतलब वो नीट की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे जॉब करती हूँ, चाय वाय का मतलब पढ़वाई काम करती हूँ, और दिन भर पढ़ती हूँ, सुबह काम करती हूँ, दोपहर में लाइब्रेरी चल जाती है, ऐसा उसका था सर। तो मेरे को देख के लगा कि यार बच्चों के लिए, तो मैं बोला कि मैं कोर्स नहीं ले पाता, मैं यूट्यूब पे देख लेता हूँ, मोबाइल के बाद लाइब्रेरी होता है। तो मेरे को एहसास हुआ, मैंने क्यों नहीं ले पाता कि सर मेरे पास 500 रुपये नहीं होते या 300 रुपये नहीं होते, गजब। तब एहसास हुआ कि यार लोगों का पैसा नहीं है, इतनी हालात बच्चों की खराब है। तो तब से आप देर नोटिस करना, कभी वीडियो को देखेगा, उस दिन के अगले दिन मैंने रात को फोन किया अपने स्टाफ को कि अपनी सभी फीस को क्या कर दो, 99 कर दो, फीस कम कर दो, कोई फीस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बच्चा फ्री पढ़े, अच्छा पढ़े, और कोई गरीब है कुछ भी है। हम आज तक हमारे इतिहास में रिकॉर्ड है, हमारे पास 99% चांस है कि कोई बच्चा कॉल करता है कि मैं गरीब हूँ या कुछ, मेरे पास कॉल आता है तो उसको डायरेक्ट फ्री में ऐड कर देता हूँ। फ्री में क्या, फ्री पढ़ लो, कोई देखा जाएगा, बाद सोचेंगे। तो वहीं से मोटिवेट। और फिर उस बात को जब मैं रिजल्ट आया ना बाद में, तो लड़का वो लड़की क्या पास होती,
मतलब पास हो जाती है, मतलब तो ये वहां से मिलता है कि आदमी के हालात है ना, तो भी अगर पढ़े तो उसके बाद भी बच्चा पढ़ सकता है। ये रोना जो होता है ना कि मेरे ये थे, मेरे वो कमी थी, वो थी, तो ये सब मतलब फालतू बातें थे। उसी को लेकर फिर हमारे स्टूडेंट थे, हमारे फ्रेंड थे, नवीन कटारे वो डायरेक्टर थे जो मूवीज बना का, और सर आपके ऊपर स्टॉन्ग बनाते हैं, मतलब मेरे ऊपर नहीं, एक स्टूडेंट के ऊपर बनाऊं, तब उसको लेकर हमने सॉन्ग बनाया। 2 साल में शूटिंग की, वो ही गाना था। नहीं, अच्छा था सॉन्ग। तो ये सॉन्ग था, इसलिए वो सॉन्ग बनाया था। वो मोटिवेशन सॉन्ग था बच्चों के लिए, और उसको फिर बच्चों तो वो एक रियल स्टोरी पे आता था कि एक्चुअल में बच्चा कैसे भी हालात हो, उसमें हमने एक कहानी को तो बनाया गया कि वो मैरिड था, शादी हो जाती है, घर वालों की हालत खराब होती है, फिर वो बच्चा पढ़ता है, ऑनलाइन पढ़ता है। कई बार क्या होता है कि घर वाले बाहर नहीं भेज सकते, मजदूरी तो करता है। मजदूरी कर घर बाहर नहीं भेज सकते, तो घर बैठ के भी पढ़ सकता है, तो ऑनलाइन एजुकेशन उसको घर बैठे मिलती है और पास होता है, सफल होता है। ये कहानी थी, इस कहानी पर हमारा वो सॉन्ग था। ठीक है, थैंक और यू सर थोड़ा हमारे चैनल के बारे में अगर कुछ कहना चाहे। नहीं सर, आपको एज सूरज, ए देखो सर, सूरज जी, मैं कहना चाहूंगा बच्चों को कि सूरज सर है जो मेरे पास कल ही मैसेज आया था, और इसने कहा कि सर मैं बच्चों के लिए कुछ काम करने जा रहा हूँ, और बच्चों के लिए कुछ विद्यार्थियों, कुछ टीचर्स की सफलता की स्टोरी या जो टीचर जो करे उनके बारे में बच्चों को बताना चाहता हूँ। इसलिए इन्होंने एक चैनल की शुरुआत की है। चैनल का नाम आप देख पा रहे हो, क्या नाम है सर? सफल एरिया। सफल एरिया। उस सफल एरिया पे सर आप बच्चों को हमेशा, बच्चों को या अदर जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनको टीचर्स की सफलता की स्टोरी या टीचर जो बच्चों के लिए उनके बारे में बता रहे हैं। तो अगर आप भी आगामी किसी टीचर की कहानी को सुनना चाहते हो मेरे जैसे, या और भी कई प्रकार के टीचर्स जो बच्चों के लिए अच्छा काम करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारी तरफ से। क्योंकि अच्छा, आप लोग कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो होता है आलतू फालतू चैनल सब्सक्राइब करना चाहता है कि आप किसी की सफलता को देखो तो ज्यादा बेस्ट लगता है। तो सफलता को लेकर, क्योंकि चाहते तो ये लोग भी रील बना सकते थे, कॉमेडियन कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उस चीज को ना चुनकर इन्होंने उस चीज को चुना है कि वाकई में सफल व्यक्तियों की कहानी को बच्चों तक या लोगों तक पहुंचाए। इसीलिए इन्होंने चैनल की शुरुआत की, और आज हम मिले और एक छोटा सा हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मेरे को तो इनसे बात करके अच्छा लगा, और इसी प्रकार ये बच्चों को मोटिवेट मुझे भी सर बहुत अच्छा लगा तो पर्सनली। मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बच्चे आगे, और ये चैनल लोगों तक पहुंचाओ, जिससे जो टीचर की सोच है, चाहे मेरी सोच हो या अदर किसी टीचर की सोच हो या कोई भी हो, वो लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर वेरी मच, आप हमें टाइम देने के लिए नहीं बहुत नहीं, बहुत थैंक यू सर।